जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है हिस्ट्री के क्लास में। और हम बात कर रहे थे मौर्य काल की, और मौर्य काल के बारे में हमने पढ़ा था सम्राट अशोक और अशोक का जीवन चरित्र। तो अब हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बाद में सम्राट अशोक द्वारा जो 14 शिलालेख भारत के अंदर लिखवाए थे, जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सम्राट अशोक को भारत के इतिहास में शिलालेखों के लिए, अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए, सम्राट अशोक के जो 14 अभिलेख हैं, ये 14 अभिलेख हम लोगों को भारत के 8 स्थानों से प्राप्त हुए। कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से। अब ये 8 स्थान कौन कौन से, जिनकी चर्चा मैंने आप लोगों के सामने की थी। सबसे पहले बताया था शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, जोगड़, धौली, गिरनार, कालसी, एरगुड़ी, सोपारा। ये 8 स्थान मैंने आप लोगों को बताए थे। और इस 8 स्थानों के अंदर जो है सम्राट अशोक के 14 अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। और ये 8 स्थानों से सम्राट अशोक के जो 14 अभिलेख हमको मिले हैं, इन 14 अभिलेखों के अंदर महत्वपूर्ण 4-5 अभिलेख हैं, जिनकी चर्चा मैं आप लोगों के सामने करूंगा। तो देखिए, शिलालेख है क्या चीज? शिलालेख सम्राट अशोक के वो अभिलेख हैं जो बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखाए गए हैं, बड़ी बड़ी चट्टानों पर लिखाए गए हैं। और ये शिलालेख किसी न किसी गांव के किनारे, गांव के बाहर, जलाशय के किनारे या ऐसे सार्वजनिक स्थल जहां पर लोगों का आवागमन हो, ऐसे स्थान पर सम्राट अशोक ने ये 14 अभिलेख लिखवाए। वैसे तो सम्राट अशोक ने पूरे भारत के अंदर 84,000 जो है आपके अभिलेख शिलालेख लिखवाए हैं, लेकिन इसके अंदर महत्वपूर्ण जो है वो 14 अभिलेख है, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा ये दोनों पाकिस्तान में हैं। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा दोनों पाकिस्तान में हैं। जोगड़ और धौली दोनों उड़ीसा में हैं। और गिरनार जो है वो आपके गुजरात के अंदर है। कालसी जो है वो उत्तराखंड में है। और एरगुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। और सोपारा जो है वो महाराष्ट्र में है। तो ये 8 स्थान है जहां हम लोगों को ये सम्राट अशोक के 14 अभिलेख मिलते हैं। तो 14 अभिलेखों में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम अभिलेख की, द्वितीय अभिलेख की, तृतीय अभिलेख की, 5वें अभिलेख की और 9वें अभिलेख की, 12वें अभिलेख की और 13वें अभिलेख की। ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है सम्राट अशोक की, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो प्रथम अभिलेख के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रथम अभिलेख में लिखा हुआ है, सम्राट अशोक कहता है कि आज के बाद में पशु की बलि नहीं दी जाएगी, पशु हत्या पर रोक, पशु हत्या पर रोक। सम्राट अशोक का आपसे पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक ने पशु बलि या पशु हत्या पर रोक किस अभिलेख रोक लगाई थी, वो इसका वर्णन किस अभिलेख में है? तो आपको बताना है प्रथम अभिलेख में। कौन से अभिलेख में है? प्रथम अभिलेख में। दूसरे अभिलेख में लिखवाया है सम्राट अशोक ने कि मैं समस्त जीव जंतुओं के लिए और मानव कल्याण के लिए चिकित्सालयों की स्थापना करना। चिकित्सालय की स्थापना, चिकित्सालय की स्थापना के बारे में जो है अशोक का वर्णन लिखा हुआ है। और वो कौन से अभिलेख में है? दूसरे अभिलेख में। चिकित्सालयों की स्थापना का वर्णन हमें किस अभिलेख में मिलता है? दूसरे अभिलेख में। और साथ ही प्रथम अभिलेख में सम्राट अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। यह प्रथम अभिलेख में कहता है, ठीक है भाई। दूसरे अभिलेख में है चिकित्सालयों की स्थापना। और तीसरे अभिलेख में सम्राट अशोक ने 3 व्यक्तियों को नियुक्त किया है, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। ये 3 व्यक्तियों को, 3 पदों को तैनात किया गया है, 3 व्यक्तियों को तैनात किया गया है। ये युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक जो होते थे, वो एक तरह से
जो है वो पटवारी का कार्य भी करते और गांव-गांव घूमते थे और गांव-गांव घूम करके वो ये देखते थे कि सम्राट अशोक द्वारा चलाया गया बौद्ध धर्म का पालन जो है प्रजा कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये व्यक्ति जो है हर गांव में हर वर्ष जाते थे और वो निरीक्षण करते थे कि क्या सम्राट अशोक द्वारा चलाए गए धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो जो है ये 3 व्यक्तियों को तैनात किया गया है। तो तीसरे अभिलेख में युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक 3 पदों को 3 व्यक्तियों को सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया है। 5वें अभिलेख में एक महत्वपूर्ण बात है कि सम्राट अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति की है। धर्म महामात्र की नियुक्ति की है और यह पद पुरुषों के लिए था। तो आपको पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी, इसका उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है, तो वो है 5वां अभिलेख। वेरी इंपॉर्टेंट, धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी सम्राट अशोक ने, तो इसका वर्णन उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है, 5वें अभिलेख में। धम्म महामात्र क्या था कि ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद में हर एरिया हर गांव का निरीक्षण करता था और सम्राट अशोक द्वारा चले गए धर्म का पालन करवाता था। इसके बाद में नवा अभिलेख, सम्राट अशोक नवे अभिलेख में कहता है कि स्त्रियों द्वारा जो साज श्रृंगार किया जाता है, जो श्रृंगार किया जाता है वो व्यर्थ है। वो क्या है, व्यर्थ। यानी कि व्यर्थ में ही स्त्रियों को पैसा खर्च नहीं करना चाहिए और श्रृंगार नहीं करना चाहिए, आभूषण नहीं पहनने चाहिए। तो स्त्रियों के लिए नवाचार निषेध किया था नवे अभिलेख में। स्त्रियों को व्यर्थ में साज श्रृंगार करने की मनाही की है सम्राट अशोक ने नवे अभिलेख में। अब देखिए 12वें अभिलेख में क्या है, सम्राट अशोक जो है 12वें अभिलेख में स्त्री धर्म महामात्र की नियुक्ति करता है। पुरुष धर्म महामात्र की नियुक्ति 5वें अभिलेख में करता है और स्त्री धर्म महामात्र की नियुक्ति सम्राट अशोक जो है वो 12वें अभिलेख में करता है। देखिए ध्यान रखना, पुरुष धर्म महामात्र की नियुक्ति की है 5वें में, स्त्री धर्म महामात्र की नियुक्ति की है सम्राट अशोक ने 12वें अभिलेख में। 12वें अभिलेख में कहता है कि स्त्री भी धर्म महामात्र होगी जो पूरे एरिया के गांव का निरीक्षण करेगी कि कौन सा व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है, कौन सा व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है ना भाई। 13वां अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है। 13वें अभिलेख में 2 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो यहाँ पर है कलिंग युद्ध का वर्णन। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष 260 ईसा पूर्व के अंदर जो कलिंग पर आक्रमण किया था, इस कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, 13वें अभिलेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन हम लोगों को कौन से अभिलेख में मिलता है, 13वें अभिलेख में। और विदेशी राजाओं के साथ जो संपर्क था सम्राट अशोक का, तो विदेशी राजाओं का उल्लेख भी जो है हम लोगों को किस अभिलेख में मिलता है, 13वें अभिलेख में। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख सम्राट अशोक का कौन सा है, 13वां अभिलेख, जो सबसे बड़ा अभिलेख है और साथ ही इसके अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन भी है और विदेशी राजाओं के साथ जो सम्राट अशोक का संपर्क था उसका उल्लेख भी हम लोगों को 13वें अभिलेख में हमको प्राप्त होता है। तो इसी के साथ हम लोग थोड़ी चर्चा और आगे करते हैं और देख सकते हैं कि सम्राट अशोक द्वारा ये जो 14 अभिलेख लिखवाए हैं जिसकी चर्चा हमने की। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं सम्राट अशोक के प्रशासन की। और सम्राट अशोक यानी कि मौर्य काल के प्रशासन की बात करते हैं तो मौर्य काल का जो प्रशासन था वो 2 प्रकार का प्रशासन था। पहला था केंद्रीय प्रशासन और दूसरा था प्रांतीय प्रशासन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन की। सम्राट अशोक या मौर्य काल के केंद्रीय प्रशासन की बात की जाए तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने, चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने। एक ही व्यक्ति है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है ना भाई। और ये मूल रूप से संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, संस्कृत भाषा का। और इस अर्थशास्त्र के 15 अभिकरण हैं, 15 अध्याय हैं और 15 अभिकरण या अध्याय जो है जिसका 6वां अभिकरण है। और इस 6ठे अध्याय के अंदर कौटिल्य महोदय ने सप्तांग सिद्धांत की बात की है। किसकी बात की है, सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग सिद्धांत का मतलब यह है कि राज्य के 7 अंग होते हैं। अब ये कौन कौन से अंग होते हैं, तो इस सप्तांग सिद्धांत के अंदर ये बताया गया है कि पहला अंग जो होगा वो राजा होगा, दूसरा अंग जो होगा वो राष्ट्र होगा, तीसरा
तीसरा अंग जो होगा वो अमात्य होगा, चौथा अंग होगा जो होगा मित्र, और पांचवा होगा दुर्ग, छठा होगा सेना। तो ये इस प्रकार से राजा के 6-7 अंग है, जिसमें राजा, राष्ट्र, अमात्य, मित्र, दुर्ग, सेना और कोष। अंतिम कौन सा होगा? 7वां कोष, राजकोष। राजा के जो है 7 अंग हो गए, जिसमें स्वयं राजा, उसके बाद राष्ट्र, उसके बाद अमात्य, उसके बाद मित्र, उसके बाद दुर्ग और उसकी सेना और राजकोष। ये राजा के सप्तांग सिद्धांत है, जो अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में से 6ठे अधिकरण में या अध्याय में इस सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। अब केंद्रीय प्रशासन की बात हम लोग कर रहे थे, तो केंद्रीय प्रशासन के अंदर जो राजा के 18 मंत्री होते थे, राजा के जो सहयोगी होते थे 18 मंत्री, इन 18 मंत्रियों को जो है आपके मौर्य काल में एक नाम दिया गया है, और वो नाम है तीर्थ। याद रखना, मौर्य काल के अंदर जो 18 मंत्री प्रमुख होते थे, इन मंत्रियों को तीर्थ के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है मौर्य काल में तीर्थ का क्या अर्थ है, तो तीर्थ का अर्थ है राजा के जो राज कार्य में सहयोगी होते थे, उनको तीर्थ या मंत्री के नाम से जाना जाता था, जिसके अंदर आपके अलग अलग अमात्य है, युवराज है, सेनापति है, राजा है, धर्म महामात्य है। इस प्रकार से ये 18 मंत्री होते थे, और इन 18 मंत्रियों के अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, और इन 18 मंत्रियों के सहायता के लिए और मंत्री होते थे दूसरे जो 26 होते थे, और इन 26 मंत्रियों को अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, और ये इनका भी अलग डिपार्टमेंट होता था। जैसे वर्तमान में हम लोग बात कर सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, और कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं, तो इसी प्रकार ये 18 तीर्थ जो थे वो कैबिनेट मंत्री थे, और ये 26 अध्यक्ष थे वो राज्य मंत्री थे। तो ये 26 जो अध्यक्ष होते थे वो 18 मंत्रियों की सहायता जो है अलग अलग कार्यों में सहायता करते थे। तो आज हम लोग इस क्लास के अंदर सम्राट अशोक के अभिलेखों, शिलालेखों की चर्चा की है, और साथ ही हमने सम्राट अशोक के केंद्रीय प्रशासन की बात की है, और इसका विस्तार से हम आगे उल्लेख करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, जय श्री राम।